हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है हमारा संविधान संशोधन का टॉपिक। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। इसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी तथा किस प्रकार होगा। आइए संविधान संशोधन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी जानते हैं, जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक को केवल संसद में पेश किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की है, यानी कि राज्य विधानमंडल है वह संविधान संशोधन नहीं कर सकते या उनके लिए कोई विधेयक नहीं ला सकते। इसी प्रकार संसद के किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि धन विधेयक जैसे विधेयक होते हैं जिन्हें केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, या कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसके विपरीत संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक अन्य तथ्य है कि इसे ज़रूरी नहीं है कि ये संविधान संशोधन है तो इसे कोई मंत्री ही पेश करे या कोई सरकारी सदस्य ही पेश करे। इसे कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य इसे पेश कर सकता है। हाँ, इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि जैसे कि अन्य विधेयकों के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। लेकिन संविधान संशोधन के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देना, यानी कि जो राष्ट्रपति है उन्हें संविधान संशोधन के विधेयक है उस पर सहमति देना अनिवार्य है कि वह इस पर ना तो वापस लौटा सकते हैं, नहीं अस्वीकार कर सकते हैं। और यह सब 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया। अगला टॉपिक आता है कि जो भी यह संविधान संशोधन होता है वह 3 प्रकार से होता है, यानी कि वह 3 प्रकार के बहुमत से होता है। जैसे कि चलते हैं, फर्स्ट आता है साधारण बहुमत का। साधारण बहुमत को देखिए, साधारण बहुमत के अंतर्गत यह कहा गया है कि इसके द्वारा संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन जो साधारण बहुमत के द्वारा जो भी संशोधन होंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये चीज़ है। इसी प्रकार है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। इस प्रकार इनको हम अलग-अलग से भी चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है साधारण बहुमत। पहले समझिए कि साधारण बहुमत का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। साधारण बहुमत का अर्थ है कि जो सदन के उपस्थित और कुल मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनका बहुमत होना चाहिए। क्योंकि यानी कि जो सदन में उस समय उपस्थित सदस्य हैं, उनका बहुमत और जिन्होंने मतदान किया है, उनका बहुमत। इस प्रकार साधारण बहुमत होगा। इसी प्रकार इसका मैंने बताया कि ये संविधान संशोधन के तहत शामिल नहीं किया गया है, यानी कि इसके द्वारा जो भी संशोधन होंगे उन्हें संविधान शोधन के तहत शामिल नहीं किया जाता है, यानी उन्हें कि यह नहीं माना जाता है कि इनके द्वारा संविधान संशोधन हुआ है। इनमें जैसे आते हैं कि नए राज्यों का निर्माण करना, राज्य की सीमाओं को कम करना या नए राज्यों का प्रवेश करना, या राज्यों का विघटन करके उन्हें किसी अन्य राज्य के साथ मिला देना, या निर्वाचन की प्रक्रिया, या संसद की गणपूर्ति, या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, या केंद्र शासित प्रदेश, या राजभाषा। इस प्रकार के प्रावधान साधारण बहुमत के द्वारा आते हैं। अगले चलते हैं विशेष बहुमत। इसका बहुत अधिक महत्व है। विशेष बहुमत का अर्थ है कि सदन की कुल सदस्य संख्या, मतलब जो भी वह सदन है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसे सदन, दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग-अलग पारित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार विशेष बहुमत में ये है कि कुल सदन की संख्या, मतलब उस सदन के कुल निर्वाचित लोग हैं, उनकी संख्या, और उसमें फिर उसके बाद आता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि सदन की संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उससे विशेष बहुमत कहा जाता है। इसके द्वारा होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार मैंने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है ये कि मूल अधिकार क्या-क्या है। उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व, ये सब विशेष बहुमत में ही आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विशेष बहुमत तथा आधे राज्य। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें संघीय मॉडल को अपनाया है, जो कि जैसे कि कनाडा अन्य देशों में अपनाया गया है। इसमें
कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन पे अगर संशोधन होता है तो वह राज्यों को भी प्रभावित करेंगे। तो इसलिए यह आवश्यक कर दिया कि कुछ संशोधनों में विशेष बहुमत तो होगा ही, किंतु आधे राज्यों की सहमति भी होगी, पर ये आधे राज्यों की सहमति साधारण सहमति होगी तथा राज्यों पर यह सहमति के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि वे इस समय सीमा के अंतर्गत ही सहमति प्रदान करें। हाँ, आधे राज्यों ने सहमति देने के उपरांत यह आवश्यक नहीं है कि वह पूरे राज्यों की सहमति ली जाए। यदि आधे राज्यों ने सहमति दे दी है, तो वह संशोधन फिर हो सकता है। जैसे कि इसमें कुछ संघीय मुद्दे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, आप जैसे कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रमुख होता है, तो उसके चुनाव या उसकी निर्वाचन प्रक्रिया को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। केंद्र राज्य संबंध तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, यदि उसे संशोधित किया जाता है, तो इस संशोधन की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार स्वयं ये संविधान संशोधन है, यानी कि अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। केशवानंद भारतीय मामले में मूल संरचना का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि उसमें शामिल तत्वों का, यानी कि जैसे कि मूल अधिकार हुआ या अन्य सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति, इन सभीयों को संशोधित नहीं किया जा सकता। जो-जो चीज़ें संरचना में शामिल है, उनको संविधान संशोधन करके भी संशोधित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। थैंक यू।